गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 10th में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस तुमको सॉल्व कराए थे। क्वेश्चंस किसमें करवाए थे? क्वेश्चंस करवाए थे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कैलकुलेट किया था हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लस सर्कुलर लूप को मिला के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चंस वेक्टर वाले इन्वॉल्वमेंट भी होता है, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है। पहले एक बार वेक्टर का एनालिसिस आ जाए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को वेक्टर आता है तो वो खुद से ट्राई कर सकता है, नहीं आता है तो क्या करेगा, छोड़ देगा, भी नहीं सीखना है वो। अच्छा, आज बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है अपने को। Magnetic field on the axis of current carrying circular loop। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसका मतलब क्या है? एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग। ठीक है, इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? तो मान लो ये मेरा हाथ एक सर्कुलर लूप है, अगर तो सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है। मैं बना देता हूँ सर्कुलर लूप, अपने हाथों में बना देता हूँ। सपोज एक सर्कुलर लूप है और इसके एक्सिस पे यहां से सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जो पास होता है उसे क्या बोलते हैं? उसका एक्सिस। अब उसके एक्सिस पर यहाँ पर ये जो है सर्कुलर लूप जो है वो मान लो करंट आई कैरी कर रहा है। ये इसका बाहर वाला एंड है और ये इसका अंदर वाला एंड है। ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो करंट कोई आई अमाउंट का करंट कैरी कर रहा है, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है कुछ स्मॉल ए का, और अपने को क्या करना है, एक पॉइंट है उसके एक्सेस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, जो उसके सेंटर से कुछ तो x की दूरी पर है, और इस P पॉइंट पर अपने को फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। फिर से अब ये बायो-सावर्ट लॉज को यूज करके डिराइव करते हैं। डेरिवेशन के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट आई, रेडियस का स्क्वायर होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, फिर यहां पर आता है 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, गलत लिखना सही नहीं है। म्यू नॉट आई a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। हां, सही है फॉर्मूला। ठीक है, पॉइंट P पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट P पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना होता है, P कौन सा पॉइंट है? P उसके एक्सिस वाला पॉइंट है। मतलब एक्सिस मतलब उसके सेंटर से पास होता हुआ एक इमेजिनरी लाइन है, तो उसके सेंटर से किसी भी x दूरी पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अच्छा, अब कभी-कभी ये बोलते हैं ना कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप जो है वो n टर्न्स का बना हुआ है। n टर्न्स का बना हुआ है मतलब टर्न्स पे टर्न्स बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या किया, बढ़ाना स्टार्ट किया। एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, तीसरा टर्न एंड सो ऑन। अगर इस तरह से n नंबर ऑफ टर्न्स होते अगर, तो P पॉइंट पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ होता वो n टाइम से इंक्रीज कर जाता। म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरह से क्या करते, P पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते। अब चाहो ना तो तुम ये फार्मूला का वैलिडेशन या फार्मूला को चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। मान लो इस वाले में अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूं, x का वैल्यू 0 रखने का मतलब है x कम करते करते मैं यहां पे आ गया। अब अगर मैं यहां पर आ गया तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर आ गया। क्या? अब सर्कुलर लूप के सेंटर पर फार्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा कुछ फार्मूला था क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर इस फार्मूले में x को 0 रखने से म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ जाएगा, मतलब ये फार्मूला भी सही है क्या? चेक करके देख लेते हैं। अगर x को 0 रख दिया जाए इस फार्मूले में
तो P पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर टू द पावर 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P पॉइंट पर फील्ड कितना आ रहा है म्यू नॉट आई a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर ये पावर ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो a क्यूब बच गया ना। a स्क्वायर और a क्यूब को जब आप सिंपलीफाई करोगे तो सिंपली तुमको a मिलेगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। इस तरह से P पॉइंट का फील्ड क्या लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ a लिख सकते हैं क्या। बहुत ही आसान था। तो हमने क्या कर दिया P पॉइंट पे जब फील्ड देखा तो यही फॉर्मूला आता था जो सर्कुलर लूप में इससे पहले सेंटर वाले पे सीखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2r। वहां पर r को रेडियस मान देते हैं, यहां पर a को रेडियस माना है इसलिए a के टर्म्स में ऐसा फॉर्मूला आया। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन डेरिवेशन के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें क्या करना है सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। एक और चीज, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करो। अब यहाँ पर करंट घूम रहा है, अगर करंट घूम रहा है तो कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे और थंब जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। राइट हैंड थंब रूल के को यूज करने का दो तरीका है। अगर करंट सीधा सीधा चल रहा है तो थंब के अलोंग में करंट को रख दो, कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताते थे। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ही घूम रहा है तो कर्लिंग फिंगर्स करंट के डायरेक्शन और थंब जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो करंट है, करंट ऐसा चल रहा है क्या? करंट अगर ऐसा चल रहा है तो ये करंट ऐसा है, इसमें ऐसा क्या होगा, ऐसा जाके ऐसा जा रहा है। तो कर्लिंग फिंगर्स अगर आप देखोगे तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ। इधर चेक करो, कहीं पर मान लो इधर कोई पॉइंट होता Q, यहाँ पर भी अगर आपने फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट किया होता तो इस तरफ ही होता। तो अपने को याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। फॉर्मूला में कभी-कभी वो x का वैल्यू r का वैल्यू वो बोलेंगे कि अगर x का वैल्यू r के इक्वल है, मतलब x का वैल्यू अगर a का इक्वल है तो यहाँ पर फील्ड का कितना वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करो। सिंपल सा ये फॉर्मूला में x के प्लेस में a सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर है। बात समझ में आ रहा है? जब भी मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आएंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको याद रखना पड़ेगा और दूसरा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब इसमें ना एक एनालॉजी होता है, कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो छोटा सा बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अब बार मैग्नेट के जैसा सर्कुलर लूप, सर बात को जमा नहीं, तो बार मैग्नेट को अगर देखोगे ना तो आप क्या करो, अपने कॉपी में एक डायग्राम बना लो, वो डायग्राम बना लो, वो डायग्राम से आप कुछ बातें सीख जाओगे। तब मैं व्हाइट बोर्ड रख कर लूं, जब तक ये व्हाइट बोर्ड रन होता है आप गाने सुन सकते हो। कौन से? मुझे ड्रग दो, मुझे अड्डा बाबा में सॉन्ग आया है, मुझे ड्रग दो। या वो सुन सकते हैं, रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी। चने कुकर में से चने को निकाल दिया और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। गाने सुनो, अच्छी बात। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है इस तरह से। अब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अगर आप सामने से देख लो, मान लो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, आप चाहो तो अपने कॉपी में ये डायग्राम बना सकते हो। कॉपी में कैसे बनाना, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बना दो और इसका डायरेक्शन ऐसा दे। ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक के ऑपोजिट सेंस में घूम रहे हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी लूप को पेज पलटकर जब पीछे देखोगे ना तो यही लूप तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा। अभी ये जो लूप है, अभी ये यहाँ पे सामने से जब सामने से जब इसको देखोगे ना तो सामने से तुमको कैसा दिख रहा है? सामने से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसी लूप को अगर पीछे से देखोगे तो तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगा। कॉपी में बना के देख सकते हो। कॉपी में क्या करना है, एक मार्कर या स्केच पेन लेना, उसमें एक सर्कुलर लूप बना के देखना। अब सर्कुलर लूप जब बना के देखोगे तो अगर तुमने इसको सामने से देखा तो अगर तुमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, जैसा ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसी को अगर किसी ने व्हाइट बोर्ड के पीछे से देखा होता ना तो वो बोलता नहीं तो क्लॉकवाइज है। अब इसमें क्या होता है
इस तरह से याद रखना है, पहले लिखते हैं n, फिर लिखते हैं s, n के पूंछ बना देते हैं इस तरह से, n के पूंछ बना दिया इस तरह से, और ये जो s है s के भी पूंछ बना दो। इसका मतलब ये होता है कि जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, किसका डायरेक्शन है, करंट का, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो मैग्नेट के, बार मैग्नेट के एंटी मतलब नॉर्थ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। और जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो मैग्नेट के साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। जैसे अगर ये एंटी क्लॉक, तुम खुद से इमेजिन करना, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो देखो। अब अगर आप यहां पे देखोगे, ये बार मैग्नेट, चलो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसके कारण अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन दूं तो फील्ड क्या करेगा, फील्ड यहां से ऐसे बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। अब ये जो फील्ड है ना, वो यहां से बाहर निकलेगा, घूमेगा और फिर अंदर जाके वापस आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं एक छोटा सेक्शन ले लूं, एक छोटा सा, एकदम छोटा सेक्शन ले लूं, तो ये क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है क्या, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो फील्ड लाइंस होते हैं वो सर्कुलर रूप में ऐसे से एग्जिस्ट करते हैं क्या। तो अब जब सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स के कारण जब तुम फील्ड बनाओगे ना, तो ये जो फील्ड है वो नेट फील्ड क्या होगा, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे घूमेगा और अंदर चला जाएगा। मान लो सर्कुलर लूप अगर ऐसा है, ये मान लो अगर ये सर्कुलर लूप है तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हैं ऐसे जाते हैं, फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हैं ऐसे आते हैं। बात समझ में आ रहा है, फील्ड लाइंस इस वाले एंड से निकल के ऐसे इधर आ रहा है, इधर से निकल के ऐसे फील्ड लाइंस आ रहा है। इस तरह से क्या होगा, थ्रू आउट द लूप आपको फील्ड लाइंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सा एनालॉजी आपको क्या समझना है कि अगर आपने लूप को देखा और लूप में आपको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो आप क्या बोल देना कि वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा आपको याद क्या रखना है कि अगर आपने लूप को देखा और लूप में करंट का डायरेक्शन अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब वो एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। और अगर सेम लूप में अगर आपको करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो बार मैग्नेट के साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अब ऐसा कैसे बोल सकते हो सर, ऐसा इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसका जब फील्ड लाइंस का पैटर्न देखा जाएगा ना, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा होता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकल के साउथ पोल में ऐसे एंटर कर रहा है। मान लो ये साउथ पोल से जो पीछे वाला है तो यहां से निकलता ऐसे एंटर, मतलब यहां से निकलता और इसमें एंटर। बात समझ में आ रहा है क्या। तो नॉर्थ पोल से जनरली हम बार मैग्नेट के केस में ऐसा ही जानते हैं, या फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करते हैं। ये तुमने बेसिक अपने 8 9 7 के क्लासेस में पढ़ा होगा कि बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस होते हैं नॉर्थ पोल से निकलते हैं और वो साउथ पोल में अंदर चले जाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। उसी को मैंने यहाँ पर तुम्हें डायग्राम के हेल्प से बताया है। तो याद क्या रखेंगे, करंट कैरिंग लूप है और करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या करेगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वो बार मैग्नेट का साउथ पोल। अब बार मैग्नेट मुझे लगता है कि हर किसी ने देखा होगा, बार मैग्नेट जो है वो हर किसी ने देखा होगा, ये मेरे को लगता है। ठीक है, अब ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऐसे एक ऐसा बार के जैसा होगा, उसका एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड क्या होता है, साउथ पोल होता है। मान लो अगर मैं बार मैग्नेट को तोड़ दूं, मान लो अगर ये बार मैग्नेट था, मैंने इसको आधा का ब्रेक कर दिया, पूरा पूरा बार मैग्नेट था, तो ये जो ढक्कन वाला था वो सपोज नॉर्थ एंड था और ये जो इंडिपेंडेंट था वो साउथ एंड था। अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूंगा तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या मैग्नेट के केस में? नहीं, ये गलत सोच है। मैग्नेट के केस में कभी अभी कुछ बातें ना बार मैग्नेट के बारे में आपको बता देते हैं। बार मैग्नेट के बारे में कुछ बातें इसलिए बता देते हैं क्योंकि आगे हम सोलेनॉइड सीखेंगे। सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस होता है, तो क्या डिफरेंस होता है वो समझने के लिए पहले बार मैग्नेट के बारे में कुछ बातें कर लें। बार मैग्नेट क्या होता है, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ड्रॉप करता हूं फिर आपको बताता हूं। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इतना ही है।
मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसमें फील्ड लाइंस के पैटर्न कैसे होते हैं पता है? अच्छा, फील्ड लाइंस क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जब एक मैग्नेट अपने आसपास एक इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहा है, और वो जो इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, तो दूसरा जो पहले वाले मैग्नेट का जो इमेजिनरी एरिया है उसे फील्ड कहते हैं क्या? तो जब भी मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड है मतलब ऐसा समझ लो कि हर मैग्नेट अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, और वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब अगर तुमने एक मैग्नेट रख दिया, तुमको क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखेंगे क्या? नहीं। मान लो ऐसा एक मैग्नेट रखा है तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं क्या कि लाइंस बन रहे हैं, ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइंस बन रहे हैं? नहीं। अब मैग्नेटिक जो फील्ड है ऐसा कुछ दिखता नहीं है अपने को। अब दिखता नहीं है, मान लो तुम्हारे बुक में होता और वो बोलते कि बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट रख के छोड़ देते और खाली जगह छोड़ देते, तो तुम फील कर पाते क्या? नहीं, वो फील करना इम्पॉसिबल होता। इसलिए बुक के लिए या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ लाइंस का हेल्प लिया गया है। अब ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइंस है ये लाइंस इमेजिनरी है, इनका एक्चुअल में या रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बस फील्ड को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या फील्ड को रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। सबसे पहले क्या नोट कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी मैग्नेट अपने आसपास एक इमेजिनरी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। अब वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेट का फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेट का फील्ड, अगर कोई मैग्नेट है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, ये ह्यूमन आई को दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ ह्यूमन आंखों को नहीं दिखता। तो अब नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं? अगर नहीं दिखेगा तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हेल्प लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या इनका कोई खुद का एग्जिस्टेंस होता है? मैग्नेटिक फील्ड का रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है लेकिन दिखता नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं। फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, जब भी हम एग्जाम में या कॉपी में पढ़ने के लिए समझने के लिए बनाएंगे तो बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअल में कंसेप्ट नहीं होता। बस ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई है। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है और फील्ड लाइंस क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड है इमेजिनरी एरिया जहां पर कोई मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो उस इमेजिनरी एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस का हेल्प लेते हैं, या ऐसा बोलते हैं कि पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ये लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेडिंग लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता देते हैं, फिर आगे कुछ पढ़ेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। डेफिनेशन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? नेक्स्ट में लिखोगे, नेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always originate from north pole and या स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always originate from north pole and merges to the south pole outside the magnet. Magnetic field lines
originates from north pole and merges to the south pole outside the magnet, but inside the magnet it originates from south pole. Inside the magnet it originates from south pole and merges to the north pole. Outside the magnet it originates from north pole and merges to south pole, but inside the magnet it originates from south pole and merges to the north pole. Full stop. Hence magnetic field lines are closed continuous loop. Hence magnetic field lines are closed continuous loop. Magnetic field lines are closed continuous loop. ये पहला लाइन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते क्या है. दूसरा लाइन लिख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां पे होंगे, मर्ज कहां पे करेंगे. ठीक है. तीसरा पॉइंट लिखते हैं. तीसरा पॉइंट लिखोगे tangent at any point. तीसरा पॉइंट लिखो tangent at any point in the magnetic field lines. Tangent at any point in the magnetic field lines gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field at that point. Tangent at any point on the magnetic field line give the direction of magnetic field at that point. मान लो ये फील्ड लाइंस मेरे पास ऐसा था. एक पॉइंट यहाँ पर है A, यहाँ पर है दूसरा पॉइंट B. अब A पे अगर मुझे टैंजेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल में टैंजेंट ड्रॉ करते थे. सर्कल में जब टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टैंजेंट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है. टैंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके पास होता है, इसी को तो टैंजेंट बोलते थे ना. अब यहाँ पर अगर पॉइंट A पर टैंजेंट बनाओगे तो टैंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा पॉइंट A पर. उसी तरह पॉइंट B पर टैंजेंट बनाओगे तो पॉइंट B पर टैंजेंट इस तरह से बनने वाला है. अब ये जो टैंजेंट हम बनाते हैं ना वो सिर्फ सर्कल्स में नहीं बनते, किसी भी कर्व में आप टैंजेंट बना सकते हो. बस कंडीशन ये होना चाहिए कि टैंजेंट जो होता है वो आर्क को या वो जो कर्व है उसको किसी एक पॉइंट पर टच करके पास करे. तो पॉइंट A पे टैंजेंट बनाया और पॉइंट B पे टैंजेंट बनाया. अब ये जो टैंजेंट मैंने बनाया है ना पॉइंट A या पॉइंट B पर, वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट A और पॉइंट B पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. जैसे फील्ड एट पॉइंट A का डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड एट पॉइंट B का डायरेक्शन इस तरफ है. किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड लाइंस पता है और फील्ड लाइंस पे आपने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया तो वो जो टैंजेंट होता है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करता है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तुमने शायद पढ़ा भी होगा. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? If they, ये एनसीईआरटी बुक का लाइन है, if they do so, the magnetic field will have two direction. The magnetic field will have two direction at a single point. Which is impossible. इसका क्या मतलब है भाई साहब? मैंने बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते? मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं.
ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, दो सेम मैग्नेट के, ये दो सेम मैग्नेट के फील्ड लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो अलग अलग तरह के बार मैग्नेट से दो अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सेम मैग्नेट के फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान लो मैंने बोला कि सेम मैग्नेट के दो फील्ड लाइंस है और इन्होंने अगर आपस में इंटरसेक्ट कर लिया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? अब अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखोगे ना तो मैं दो टैंजेंट बना सकता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं दो टैंजेंट बना सकता हूं। अगर मैं इसको कर्व मान के टैंजेंट ड्रॉ करूं तो टैंजेंट ऐसा बनेगा, और अगर मैं सेकंड वाले को कर्व मान के टैंजेंट ड्रॉ करूं तो टैंजेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट बन रहे हैं। अब दो टैंजेंट बनने का मतलब है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दो टैंजेंट बन रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है क्या? तुम एक टाइम पर किसी एक प्लेस पे ही हो सकते हो ना, तुम एक टाइम पर चार जगह हो सकते हो क्या? कि तुमने सर कहीं और रख दिया, बॉडी कहीं और रख दी, हाथ और पैर कहीं और छोड़ दिया, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। किसी एक टाइम पर किसी एक डायरेक्शन के अलाउंग ही मूव किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है ईस्ट में ही भाग रहे हैं, साउथ में भाग रहे हैं, वेस्ट में भाग रहे हैं, सारे डायरेक्शन में भाग रहे हैं, बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, सब डायरेक्शन बॉडी जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर फील्ड के मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं हो सकते। किसी भी वेक्टर का इन जनरल एक पॉइंट पर मल्टीपल डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा होना इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, ये शायद थर्ड लाइन था। इसके बाद क्या लिखेंगे? ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ये लिख लेना। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं density of field lines at any point is directly proportional to strength of magnetic field at that point. ये सबसे क्वेश्चन आता है, density of field lines at any point, density of field lines at any point is directly proportional to density of field lines at any point is directly proportional to strength of magnetic field at that point. किसी भी पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करना होता है तो सिंपली वहां पर चेक कर लो फील्ड लाइंस की डेंसिटी। जिस भी पॉइंट पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वहां पर फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे बार मैग्नेट पे इसको, ये जो एंड्स होते हैं ना, एंड्स को बोलते हैं पोल्स। ये जो एंड्स होते हैं, एंड्स को क्या बोलते हैं? पोल्स। अब अगर आप देखोगे ना बुक में या कहीं पे भी डायग्राम देखोगे तो देखना पोल्स पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जैसे पोल से दूर जा रहे हैं फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं? फैलते जा रहे हैं। इस तरह से फील्ड लाइंस क्या होते हैं? फैलते जाते हैं। इसका मतलब जब मैं पोल्स के पास हूं और जब मैं पोल से दूर चला गया तो पोल्स के पास सिंस फील्ड लाइंस का डेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए पोल्स के पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और ये बहुत ही कॉमन सा बात है, बहुत ही कॉमन सा बात है। जब तुम मैग्नेट के पोल्स के पास होते हो, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पोल्स के जब पास रहोगे तो जो स्ट्रेंथ होता है या जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जब तुम क्या करोगे? पोल से दूर रहोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। कंफ्यूजन दूर रखना है। मैग्नेटिक फील्ड रियलिटी का कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने मन का इमेजिनरी कंसेप्ट है जो बनाया गया है फील्ड को स्टडी करने के लिए। बात समझ में आया है? फील्ड लाइंस जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों को एक साथ नहीं मिलाइए। इतना ही करने देते हैं। तो ये मेरे पास, अच्छा ये जो बार मैग्नेट है इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉलिनॉइड ये सब पढ़ाएंगे। इतना ही करने देते हैं आज।